हाय वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि आपकी कोई भी पीएसयू कोल इंडिया का पेपर हो, एनएफएल हो, आरएफएल हो, या फिर जो है आपका मॉयल का पेपर हो, उसमें पूछा जा सकता है। और यूजीसी नेट में तो ये पक्का पक्का पूछा जाता है। और क्योंकि ये कई बार पूछा गया तो इस क्वेश्चंस को हम सीरीज़ बाय सीरीज़ पढ़ते रहेंगे। आज हम फैक्ट्रीज एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम कोई और एक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एज पर प्रोविजन ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, under power to make exempting order, the total number of hours of work in any day for a work shall not exceed। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 11 आवर्स, ऑप्शन नंबर बी 12 आवर्स, ऑप्शन नंबर सी 13 आवर्स और ऑप्शन नंबर डी 10 आवर्स। ठीक है, आई होप आपने गेस कर लिया होगा। चलिए फटाफट से इसके ऑप्शन को देखते हैं, इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 12 आवर्स। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि एग्जेम्प्टिंग मीन्स क्या होता है, जो कि कोई बात नहीं, बहुत कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, जब भी कोई स्टार्टिंग में पढ़ता है तो उसका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं होता है। एग्जेम्प्टिंग मीन्स होता है छूट। ठीक है, तो कितने कब तक हो सकती है ये चीज़? 12 आवर्स तक हो सकती है। ठीक है, देखिए अगर हम लॉ पढ़ रहे हैं, बेसिकली लेबर लॉ पढ़ रहे हैं या लॉ का कोई पोर्शन, तो हमें उसकी पर्टिकुलर जो भी जार्गन है उसका मीनिंग एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए। अगर हमें नहीं पता होगा, जैसे अगर हमें पता नहीं है कि कमेंसमेंट मीन्स क्या है, एग्जेम्प्टिंग मीन्स क्या है, पेनाल्टी क्या होती है, या फिर फाइन किस क्या है, ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाएंगे। तो समझने की सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको मीनिंग पता होना चाहिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं और देखते हैं। एज पर द प्रोविजन ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948, a worker of a factory who quits the employment shall be paid his wage for the day of unavail leave before। इसके ऑप्शन को देखते हैं। आई थिंक आपने ऑप्शन से पहले ही गेस कर लिया होगा, लेकिन फिर भी इसके ऑप्शन को देखते हैं। The expiry of 2 months from the date of quitting employment, the expiry of second working day from the date of quitting, the expiry of 1 month from the date of quitting, last but not least the expiry of his wage period। तो इसका आंसर क्या होगा? मैं 3 तक काउंट करती हूँ, 1 2 3। चलिए देखते हैं इसका आंसर इसका है आंसर नंबर बी, द एक्सपायरी ऑफ सेकेंड वर्किंग डे फ्रॉम द डेट ऑफ क्विटिंग। ठीक है, सेकेंड वर्किंग डे में आपको उसका क्लियरेंस कर देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इंडस्ट्री क्वेश्चन नंबर 3 है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी इज प्राइमरली हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। जो इंडस्ट्रियल की सेफ्टी प्राइमरली किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट की है, ऑक्यूपायर मैनेजमेंट की है, या सेफ्टी कमेटी की है? ठीक है, तो आप बताओ किस चीज़ की ये कमेटी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज़ की? आई होप आपने ऑप्शन गेस किया कर लिया, और नहीं भी किया तो मैं हूँ ना, मैं आपको बताती हूँ। इसका आंसर है आंसर नंबर सी। ठीक है, आंसर नंबर सी है इसका, ऑक्यूपायर और मैनेजमेंट। इसी के साथ मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाहती हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी क्वेश्चन से आपके 2 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। जैसे ये तो बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी प्राइमरी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक चीज़ है जो फैक्ट्रीज एक्ट और माइंस एक्ट को डिफ्रेंशिएट करती है, और वहाँ थोड़ा आसान पड़ जाता है हमारी। जैसे जब हम फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ते हैं ना, फैक्ट्रीज एक्ट मेरी हैंड राइटिंग के लिए प्लीज़ मुझे माफ़ करना। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे आप देखोगे जो मेजर जो जितने भी फैसले हैं, जो भी चीज़ें, वो सब स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होगी। बहुत कम सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे हम अगर इसका उल्टा बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर हम माइंस की बात करें ना, माइंस एक्ट 1952, जो 1952 में आया था, आप देखना सेंट्रल गवर्नमेंट मैक्सिमम टू मैक्सिमम रोल 90% सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। और फैक्ट्रीज एक्ट के बारे में बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट। ये मैंने अभी आपको क्यों बताया, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देखते हुए मेरे माइंड में क्लिक करेगा, तो मैंने सोचा मैं आपको एक एक्स्ट्रा बोनस बता देती हूँ। ठीक है, तो आई होप आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और ये आप देखते जा रहे होगे, मैंने आगे आगे मेंशन भी किया है कि ये क्वेश्चन कब पूछा गया है। जैसे कि ये क्वेश्चन यूजीसी नेट 2019 में पूछा गया था। आप ध्यान देना, अभी ऊपर भी जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं आपसे, डिस्कस करा है, वो भी यूजीसी नेट आप देखो 2019 में ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब वाला भी 2019 में पूछा गया ही क्वेश्चन है।
ठीक है, तो जितने क्वेश्चन हैं सब PYQs ही हैं, कोई फालतू के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं और देखते हैं। तो चलिए रीड करते हैं क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज़ हैज़ द पावर टू प्रिस्क्राइब द सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस टू वर्कर इन अ फैक्ट्री अंडर द प्रोविजन ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948? ऑप्शन नंबर ए, सर्टिफाइंग सर्जन। ऑप्शन नंबर बी, the owner or occupier of the factory. Option number C, the chief inspector. Option number D, state government. इसको गेस करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, और जब मैं पेपर दे रही थी सच बताऊँ तो मैंने भी ये क्वेश्चन गलत किया था क्योंकि मैंने मार्क किया था सर्टिफाइंग सर्जन पे। ठीक है, ऐसा देखते हैं ना, फिटनेस की जहाँ पे बात आती है हमारे माइंड में क्लिक कर जाता है कि बस करो ये इतना, इसका ना आंसर जो होगा वो यही होगा, सर्टिफाइंग सर्जन, जबकि ऐसा नहीं है। इसका आंसर आपका स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक है, इसका आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आप एक दो बार अभी वीडियो भी देख के आप रिवाइज कर लेना, आप देख भी लेना। और अगर आपको डाउट है कि मैंने गलत बताया है तो आप एक बार जाके PYQ, क्योंकि मैंने मेंशन किया ये आपके UGC नेट के 2021 का PYQ, आप जाके मैच भी कर लेना कि क्या ये सही है या नहीं है। इसका आंसर स्टेट गवर्नमेंट है, जो कि बहुत कंफ्यूजिंग होता है और बहुत लोगों से यही क्वेश्चन गलत होता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ लास्ट बट नॉट लीस्ट हम अपना 5वां क्वेश्चन देखते हैं। एन एडोलेसेंट वर्कर एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री हु हैज़ नॉट अटेन्ड एज ऑफ 17, ठीक है, हु हैज़ नॉट, ज़रा ध्यान से देखिएगा, जहाँ भी नॉट होता है उसे बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। नॉट अटेन एज ऑफ 17 ईयर्स बट हैज़ बीन ग्रांटेड ए सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस शेल नॉट बी अलाउड टू वर्क बिटवीन। अब आप गेस करो, इसका ऑप्शन मैं बोल रही हूँ, 8 AM to 5 AM, 8 PM to 6 PM, 7 PM to 6 AM, और या फिर 9 PM to 5 AM। किस स्लॉट में वो काम नहीं करेगा? मैं 3 तक काउंट करती हूँ, 1 2 3। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन है आंसर नंबर सी। ठीक है, 7 PM से लेकर 6 AM तक कोई भी एडोलेसेंट काम नहीं करेगा। इसीलिए मैंने बोला था कि आप नॉट जहाँ पे मेंशन है ना, जहाँ जहाँ नॉट मेंशन, आप उसे बहुत ध्यान से देखिए, कहाँ पे नॉट लिखा है, कहाँ पे नहीं लिखा है। आधा जो मैं बताऊँ, आधा जो हमारा क्वेश्चन होता है ना, वो सिर्फ नॉट देख के सॉल्व हो सकता है। 70% अगर हमने सही से पढ़ लिया क्वेश्चन कि हाँ अच्छा यहाँ पे नॉट लिखा है तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। पर हम क्या करते हैं, हम नॉट को नहीं देखते हैं। ठीक है, अभी हो सकता हो कि आप वीडियोस देख रहे हैं या अभी आप पढ़ रहे हो तो आराम से आपको नॉट दिखता हो, बट एग्ज़ाम में अगर आप जाएंगे तो हो सकता हो आपको ना दिखे। तो आई होप आपको ये पांचों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। पांचों आपके UGC नेट के PYQ ही हैं, कहीं के मॉक के क्वेश्चन नहीं है, कहीं ऐसे क्वेश्चन नहीं है। मैंने यहाँ पे जो है PSUs का नहीं मेंशन करा हुआ है, बट ये जो क्वेश्चन अभी मैंने पूछे हैं जो ऑप्शन में है वो वहाँ जाके PSUs में कहीं ना कहीं क्वेश्चन में है, तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन पढ़ना। ठीक है, और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, और अभी आगे जो हम फैक्ट्रीज़ एक्ट के जो मैं नेक्स्ट पार्ट लाऊंगी तो मैं फैक्ट्रीज़ एक्ट के जितने सेक्शन जो इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, या मैच द कॉलम में जो कमिटीज़ पूछी जाती हैं, हम उनके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, हम उन्हें देखेंगे। ठीक है, और कोई फालतू के मॉक्स नहीं होंगे, जो भी PYQ में पूछा गया है मैं वही आपको बताऊंगी ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। साथ ही साथ मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जा रही हूँ, आप उसका आंसर खुद मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, ये बहुत ही कहते हैं ये बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत आसान। मैं आपके लिए क्वेश्चन ड्रॉप कर रही हूँ आपके लिए कि आप इसे पढ़ना, समझना और बताना, कमेंट करना कि इसका आंसर क्या होगा। ए वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री हैज़ वर्क फॉर 225 days during the calendar year 2017. He has been laid off for 20 days as per the standing order and also availed 10 days of leave with wages during the said year. How many days of leave with wages he shall be entitled during the calendar year 2018? ठीक है तो ये PYQ का क्वेश्चन मैंने एज इट इज़ ही बनाया है। चाहो तो आप देख के भी बता सकते हो, बट आप इसका कमेंट में मुझे आंसर बताना। मैं ऑप्शन आपको बता देती हूँ। पहला है नील, दूसरा ऑप्शन नंबर आपकी 13 days,
तीसरा है आपका 11 डेज़ और चौथा आपका 12 डेज़ है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका आंसर देना, अगर आप नहीं दे पाओगे, नहीं समझ पाओगे, मैं इसका आंसर जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो मैं इसका आंसर आपको ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। आप पढ़ते रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्वेश्चंस को, जो भी आप कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, प्लीज़ क्वेश्चंस को साथ ही साथ सॉल्व करिए। अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा है और क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है तो वो बिल्कुल भी बेकार ही है, ठीक है। तो इसीलिए आपके लिए पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। चलिए फिर मिलते हैं, टाटा बाय।